ये क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम का है 2021 का। तो हम लोग एक बार सम्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में मूव करते हैं स्टेप वाइज, ठीक है। अगर मान लो किसी के मन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पढ़ने के समय कुछ बातें मैं बताऊंगा, अगर वहां पे भी डाउट आ जाए तो फिर सॉल्यूशन करने के समय में वो पॉइंट रिपीट करूंगा। अगर उसके बाद भी डाउट आ जाए तो जब मेरा पूरा सॉल्यूशन खत्म हो जाए तब आप अपना पॉइंट रखिएगा, मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। समझ रहे हैं? सम्स को एक बार पढ़ के देख लेते हैं स्टार्टिंग से। पढ़ो उसका। हाँ पढ़िए। सर इलस्ट्रेशन 57 है ना? हाँ 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा, घबरा के नहीं पढ़िएगा। सुनो मैं बताता हूँ, अभी जैसे कंफर्ट नहीं है तो तुम पढ़ो रमन। Illustration 57. Miss Sayani Malik furnished the following information for the previous year 2022-23. ओके Particulars were situated Kolkata and Mednipur, House 1 Kolkata and House 2 Midnapur. सुनिएगा 1 मिनट। जब ये सिचुएशन दे देता है ना कहाँ सिचुएटेड है, तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है। अगर रूल्स आपने पूरा पढ़ रखा है तो हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू पे कैलकुलेशन सीखे थे। जो लोग आए होंगे उस दिन क्लास में उनको याद होगा कि अगर केडीएमसी में हाउस होता है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में, तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू अलग होता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अलग होता है ना। लेकिन ये कैलकुलेशन हम लोग सिर्फ किस पे करते हैं, जब मेरा हाउस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में होगा तो। अगर अलग प्लेस में होगा तो वो वाला थॉट हमारे दिमाग में लेना नहीं है, क्योंकि रूल ये बोलता है कि उस केस में अगर हाउस अलग जगह पर है केडीएमसी को छोड़कर, तो जो नेट वैल्यू होता है वही ग्रॉस वैल्यू होता है। समझे? तो जैसे ही आप देख रहे हो कि हाउस मेरा कोलकाता में है, तुम्हारे दिमाग में वो रूल वाला पॉइंट आ जाना चाहिए। क्लियर है? अब आगे बढ़िए। Purpose of use House 1 let out, House 2 self occupied. ठीक है, तो मतलब हाउस 1 को हम लोग लेट आउट की तरह ट्रीट करेंगे, हाउस 2 को सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह ट्रीट करेंगे। फिर Construction completed on 23/2014. House 1, House 2 25/8/2016. ओके, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का डेट दिया है, ये तो हम लोग लास्ट क्लास से डिस्कस किए थे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट और कंप्लीट किस जगह पे यूज होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन के कैलकुलेशन में। ठीक है, अब एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए सम्स में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, अमाउंट दे दिया, लोन का रेट दे दिया, तब हम लोगों को वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का डायरेक्ट अमाउंट दे दिया तो फिर उतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। फिर ये डेट भी जो दिया है ये हमारे सम्स के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? Gross municipal value House 1 3,75,000, House 2 3,12,500. Fair rent House 1 7,50,000, House 2 5 lakh. Annual rent House 1 9 lakh, House 2 nil. ठीक है, Standard rent House 1 6,87,500, House 2 nil. Vacancy period 3 months House 1 and House 2 nil. हाउस 2 में ये सारा इंफॉर्मेशन तो देगा ही नहीं, समझ रहे हो गया आप लोग? Self occupied. क्योंकि तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसमें एनुअल वैल्यू ही नहीं होगा। समझ रहे हैं? वैकेंसी पीरियड ही नहीं होगा। फिर Municipal tax 40,000 for House 1 and House 2 15,000. Interest on loan 31,250 for House 1 और House 2 nil. देखा, इंटरेस्ट ऑन लोन हाउस 1 का दे दिया निकाल के, तो जब दे दिया है तो हम लोग वो पूरा ले लेंगे। हम लोगों को हाउस 1 का इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है। Loan taken for construction at the rate 8% per annum. Date of taking the loan House 1 nil, House 2 25 lakh 39,2012. ओके, ये लोन का अमाउंट दिया है हाउस 2 में 25 लाख का, और नीचे एक डेट दे दिया कि ये जो लोन लिया गया है 25 लाख का लोन है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये डेट दे दिया है कि ये लोन हम लोगों का लिया गया है 30 सितंबर 2012। ठीक है, हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में एक पॉइंट पढ़े थे इंटरेस्ट ऑन लोन में, किसी को शायद याद हो, वो पॉइंट आपको लिखवाया गया था रूल में कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपका हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी आपको कितना मिल सकता है? 2 लाख। अगर आपका लोन 1499 के बाद लिया हुआ है तो 1499 के बाद लिया हुआ है तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है आपको? 2 लाख। और अदर केसेस में
मैक्सिमम डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में कितना मिल सकता है? 30,000। ठीक है, तो बस हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग 25 लाख के ऊपर 8% निकालेंगे या जो भी आए इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट 2 लाख से कम होगा तो हम लोगों का 2 लाख से अगर कम होगा तो हम लोग वो कम वाला अमाउंट लेंगे, और अगर 2 लाख से ज्यादा होगा तो हम लोग मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 2 लाख तक। ठीक है, अब आगे बढ़िए। Other information. In case of house 1, municipal tax for the last quarter remain unpaid. ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में जब मैंने दिखाया था उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ था, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड में, कि आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल। तो जैसे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, वो मेंशन कर दिया कि लास्ट क्वार्टर का म्युनिसिपल टैक्स अनपेड है, आउटस्टैंडिंग है, तो हम लोग 1 क्वार्टर का नहीं दिखाएंगे, 3 क्वार्टर का तो पेड है ना, तो 3 क्वार्टर का ही हम लोग माइनस करेंगे। अब एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 1 क्वार्टर को हम लोग 1/4 बोल सकते हैं, 3 क्वार्टर का पे किया है तो बोल सकते हैं 3/4 पे किया है, 1/4 पे नहीं किया है, तो हम लोग डिडक्शन में कितना लेंगे? 3/4। ठीक है, जो छोटे छोटे रूल्स आपको तोड़ तोड़ कर लिखवाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, वो आपको सारा ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप एक बड़ा सम्स करोगे तो। और लास्ट लाइन क्या बोला है फिर? Compute income from house property for Miss Malik for the assessment year 2023-24. ओके, 23-24 के असेसमेंट ईयर में आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज का निकाल के दिखाना है। अब आप एक बार कैलकुलेशन देख लो यहाँ से। सबसे पहले हम लोग हाउस 1 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। हाउस 1 में तो निकालना पड़ता है, क्या लिखे हैं? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस 1 दिख रहा है। इसके लिए हम लोगों ने सीखा है कि 3 स्टेप लेंगे। मैं एक बार रिपीट कर दूं, ये 3 स्टेप कोई फिक्स नहीं है, कुछ लोग 2 स्टेप में भी निकाल देते हैं, कुछ लोग 4 स्टेप भी लेते हैं, कुछ लोग 5 स्टेप भी लेते हैं, समझ रहे हैं? तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आपका फाइनल वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके बुक में बुक वालों ने 2 ही स्टेप लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा सा एक ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या तरीका है? स्टेप 1 में हम लेते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, RER डिस्कस किया हुआ है तो शायद डाउट नहीं होगा किसी को। इसमें हम लोग 3 चीजें लेते हैं, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, दिया था सम्स में। अब इसको हम लोग सेलेक्ट कैसे करते हैं? RER में क्या लेते हैं? हायर ऑफ दिस 2, है ना? GMB और फेयर रेंट में हायर कौन सा है? 7,50,000। और बोला ये गया था कि वो स्टैंडर्ड रेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा RER में क्या आ गया? 7,50,000। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग लेते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। एक साल में जितना रेंट आपको पाना है, तो सम्स में मेंशन कर दिया था एनुअल रेंट कितना है। देखिए, एनुअल रेंट का मतलब ये कि वो 12 महीने का दिया है ना? तो 12 महीने का रेंट ले लिए कितना? 9 लाख। इसमें से हम लोग लेस करते हैं अनरियलाइज रेंट, सम्स में कुछ भी अनरियलाइज रेंट दिया हुआ नहीं है, तो डैश कर दिए। स्टेप 2 का फिगर हमको मिल गया कितने का? स्टेप 3 हम लोग लेते हैं जब वैकेंसी पीरियड होता है, तो सम्स में मेंशन किया था कि 3 महीने का वैकेंसी पीरियड है, तो हम लोग स्टेप 3 में क्या लेते हैं? हायर ऑफ दिस 2, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो हायर है वो हायर हमारा कितना है? 9 लाख दिख रहा है। और इसमें लेस कर देते हैं रेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। 3 महीने का वैकेंसी है, सम्स में दिया है, 3 महीने का रेंट कैसे निकलेगा? 9 लाख एनुअल रेंट है, मतलब 12 महीने का, तो 9 लाख अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा? ठीक है, यूनिटरी मेथड फॉलो किए और कितना आया? 2,25,000। 9 लाख में 2,25,000 माइनस किए, वैल्यू आ गया कितना? 6,75,000, और इसको हम लोग नाम दे दिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट हम और लिख दिए, कौन सा? जो अभी म्युनिसिपल टैक्स के बारे में बताएं। पॉइंट नंबर 2 वर्किंग में लिखते हैं कि आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट डिडक्टेबल। आप एक और वर्किंग लिख दीजिएगा, वर्किंग नोट नंबर 3 बोलकर, क्या? In case of self-occupied property, since loan is taken after 1/4/1999, therefore maximum amount of deduction is ₹2 lakh। मैं लाइन को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, लिख लीजिए। आप लोग वर्किंग नोट 3 देकर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। In case of self-occupied property, in case of self-occupied property,
since loan is taken after 1/4/99, 1 अप्रैल 99 के बाद दिया गया है, आफ्टर 1/4/99, therefore maximum amount of deduction is rupees 2 lakh, ठीक है। अब देखिएगा फाइनल सॉल्यूशन। ऊपर जब हम लोग सम्स करेंगे तो ये एक हेडिंग लिखते हैं पूरा, एक कंप्लीट हेडिंग में क्या रहता है, हर सम्स में लिखेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, जिस पर्सन का नाम है, जिसका बोला है, लिख दिए। और इसमें तो जो दिया है सयानी मलिक, वो तो आपका एक इंडिविजुअल पर्सन है, इसलिए कॉमा देकर ये भी लिखेंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल। ये होता है स्टेटस, जो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में सीखे थे, ठीक है। कोई HUF है तो कॉमा देके HUF लिखना होगा, फर्म है तो कॉमा देके फर्म लिखना होगा। तो यहां पर हम लोग क्या नाम लिखें, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ सयानी मलिक, कॉमा अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये स्टेटस मेंशन कर दीजिएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, जो हम लोगों का असेसमेंट ईयर रहेगा वो मेंशन करना होगा। और इनकम किस साल का है, प्रीवियस ईयर का, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। इनकम पिछले साल का होता है, उसकी कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होती है, लिख दिए। अब हम लोग दोनों हाउस का सेपरेट करके करेंगे। पहले ले रहे हैं हाउस वन लिख दिए, लेट आउट। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप निकाल चुके हो, वर्किंग वन में दिख रहा है आपको, है ना। कितना आया था, 6,75,000। इसमें से लेस करते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्स सम्स में देख लीजिए दिया हुआ है कितना, 40,000, है ना। और 40,000 में मेंशन किया था एक लाइन, ये तो इंक लग गया है यहाँ पर। 40,000 में मेंशन किया था कि लास्ट क्वार्टर का बाकी है ना। लास्ट क्वार्टर का बाकी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कितना लिए, 3/4। ये पॉइंट भी मैं डिस्कस कर दिया हूँ अभी। तो 40,000 का 3/4 आप लोग ही निकाल कर बोले थे कितना, 30,000। माइनस कर दिए तो नेट एनुअल वैल्यू आ गया कितना, 6,45,000। इसमें से लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन ए में हम लोग ले रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फिक्स है नेट एनुअल वैल्यू का 30%। तो ये जो नेट एनुअल वैल्यू आया 6,45,000, इसका हम लोग 30% ले लिए, और 30% लेकर वैल्यू कितना है 193,500, ठीक है। दूसरा हम लोग लेते हैं अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी, इंटरेस्ट ऑन लोन तो सम्स में लिख दिया था कितना, 31,250। ये दोनों ऐड करके वैल्यू आया 224,750, ठीक है। अब 224,750 को हम लोग नेट एनुअल वैल्यू से माइनस किए तो हम लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस वन आ गया कितना, 4,20,250। सिंपल है। अगर आपको रूल याद है, थोड़े वर्किंग कर लिए, तो आपको फिर फाइनल सम्स पुट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग ले लिए हाउस टू, सेल्फ ऑक्युपाइड का रूल क्या था कि इसमें हम लोग नेट एनुअल वैल्यू डायरेक्ट नील लेते हैं, कोई इनकम ही नहीं होगा। तो नेट एनुअल वैल्यू हम लोग लिख दिए डायरेक्ट कितना, नील। अब जब ये नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो नेट एनुअल वैल्यू का 30% होता है ना। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें लिखा ही नहीं जाता, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी, इंटरेस्ट ऑन लोन। और इसके लिए नोट नंबर 2 अभी आप लोग लिखें कि मैक्सिमम डिडक्शन इस केस में कितना मिलेगा, 2 लाख का। तो 2 लाख हम लोग दिखा दिए, और दिखाने के बाद जीरो में से जब आप 2 लाख माइनस करोगे तो आपका फिगर निगेटिव में आएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है इनकम फ्रॉम हाउस टू, लेकिन रियल में ये लॉस है ना। और एक प्रॉपर्टी में एक आदमी का लॉस आया है और एक में इनकम, तो दोनों को एडजस्ट करके फाइनल इनकम उसका कितना आ रहा है, 2,20,250। एक जगह पॉजिटिव इनकम है, एक जगह निगेटिव है, एडजस्ट कर दिए
तो एडजस्ट करके इसका फाइनल इनकम कितना आ रहा है 2,20,250। इसके सामने हम लोग लिख देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या लिख देंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इसका आ गया 2,20,250। अभी एक पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, अगर आप लोग सुन रहे हो हमको, तो मैंने जब रूल्स डिस्कस किया था सारा, तो बीच बीच में मैं बोलता था कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का एक बेनिफिट होता है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का एक बेनिफिट होता है। ये बातें मैंने कई बार रिपीट की है, शायद आपके ध्यान में ना हो। तो जब भी ये बोला जाता है ना कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का एक बेनिफिट होता है, अगर उसी समय तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता क्या बेनिफिट होता है, उसका तो इनकम 0 होगा, तो वो बेनिफिट तुमको अभी दिख रहा होगा। दिख रहा है? जैसे आपके पास एक सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है, आप बोलोगे उसका तो इनकम होगा ही नहीं, हम उसको क्यों दिखाएंगे? तो अगर आप उसको नहीं दिखाते हो, आपके पास एक ही प्रॉपर्टी है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ना मिले। उसका भी मिलता ही है जब हम लोग फाइनल इनकम निकालते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो आपको उसका बेनिफिट अभी दिख जा रहा है। दिखा कि जैसे आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, एक लेट आउट किया हुआ और एक सेल्फ ऑक्युपाइड। तुम अगर सिर्फ लेट आउट वाले का इनकम निकाल रहे हो तो तुम्हारा इनकम आ रहा है 4,20,250। समझ रहे हैं? लेकिन जब तुम सेल्फ ऑक्युपाइड का निकाले तो सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस आ गया, उस लॉस को क्या किए? लेट आउट वाले के साथ एडजस्ट कर दिए, और एडजस्ट कर दिए तो तुम्हारा फाइनल इनकम क्या हो गया? कम हो गया। और ये बात बताने की शायद जरूरत नहीं होगी कि आपका इनकम जितना मिनिमाइज होगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी उतनी कम होगी। ठीक है? तो अभी क्या है, इस पिक्चर को आप लोग एक बार देख लीजिए 1 मिनट, और अब अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो एक बार बोलो, मैं फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है? देख लीजिए।